employ, generation of employment in generation of employment in India.
हाँ। क्या लिखा हुआ है, पढ़ो तो जरा। भारत में रोजगार सृजन के उपाय। भारत के युवा रोजगार चाहते हैं। वह 2024-25 वर्ष में रोजगार चाहते हैं। वह 2047 वर्ष के बारे में सोचते नहीं हैं। सही है या गलत?
2027 में 100 वर्ष होगा भारत के आजादी का। इससे उसको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो अंग्रेज काल में पैदा नहीं हुआ है, वो स्वतंत्र भारत में पैदा हुआ है। इसलिए उसका मुख्य फोकस है कि हम ग्रेजुएट हैं, हम जॉब करना चाहते हैं, हमको जॉब के विभिन्न उपाय को बताएं। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो 8 लेन रोड पर क्या करेगा? एक्सप्रेस वे पर वो क्या करेगा? मेट्रो पर कैसे चढ़ेगा वो? हर काम के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। मिनिमम पैसा तो चाहिए जिससे कि वो एग्जिस्ट कर सके। इसलिए भारत के सरकार को जो अभी चला रही है, उसकी प्रथम प्राथमिकता भारत में रोजगार के सृजन का होना चाहिए। अगर वो चाहते हैं कि युवा वर्ग, जो विश्व का सबसे जवान पॉपुलेशन जो इसको कहा जाता है, डेमोग्राफिक डिविडेंड, वो डेमोग्राफिक डिविडेंड हम लोगों के पास अपार है। जापान में बूढ़ा हो गया है जनसंख्या, चाइना का भी बुढ़ापा आ गया हुआ है, यूएस में बुढ़ापा आया हुआ है, विकसित देशों में बुढ़ापा आया हुआ है। जवानी कहाँ होगी? जहाँ ज्यादा बच्चे पैदा होंगे। और हम लोग को एक खुशकिस्मत है कि हमारा जो जलवायु है वो गर्म जलवायु है, और जहाँ प्रजनन की शक्ति युवा में बहुत अधिक है। वो भारत के विकास के लिए चाहता है कि हम 1 बच्चे या 2 बच्चे को जन्म दें। लेकिन उसी के सामने कुछ ऐसे भी युवा हैं जो 4, 5, 6 बच्चे को जन्म देते हैं, उनका व्यू कुछ दूसरा होता है। ये तो बेचारा चाह रहा है कि हम ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, हमको काम चाहिए। आज सोचा जा रहा है कि हॉस्पिटल की संख्या दुगनी कर दी जाए। आज सोचा जा रहा है कि मेडिकल इंजीनियरिंग का सीट डबल कर दिया जाए, आईआईटी में जो सीट है उसका डबल कर दिया जाए। अभी जो आपके इंजीनियर होते हैं उसमें 4 में से 3 इंजीनियर आईआईटी का विकसित देशों में काम कर रहे हैं, एक जो है वो रह जाता है। अब वो क्यों रह जाता है? क्योंकि कैंपस में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। वहां तो मेरिट पर होता है, तो उस मेरिट पर जो सिलेक्शन में नहीं हुआ तो रह गया भारत। बिहार में आप देखेंगे कि पटना शहर जो है यूपीएससी बीपीएससी के लिए बहुत लड़के यहाँ पढ़ते रहते हैं, इंजीनियरिंग की परीक्षा की तैयारी करते रहते हैं। आपको देखकर आश्चर्य होगा कि लाखों लाख बच्चे गोल में या अन्य जो संस्थान बनाया हुआ है जिसका कि सेंटर यहाँ है, 6 लड़कियों का आत्महत्या हुआ कोटा में। बिहार से बच्चे जाने कम हो गए, यूपी से बच्चे जाने कम हो गए। बिहार में कोटा का जो सेंटर है, लेने या क्या नाम है, वो सब ये पटना आ गया हुआ है। जगह जगह देखते पोस्टर लगा हुआ। इस जुनून से युवा वर्ग अपने पूरे एनर्जी को लगाकर कॉम्पीट करता है और जॉब को प्राप्त करने का कोशिश करता है। लेकिन जॉब ही कम है। आपको जॉब सृजन का तकनीकी जो आप अपनाए हुए हैं कि रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, और जो अभी चल रहा है कि हर जगह सैप सिस्टम लगाया जा रहा है। सैप सिस्टम क्या है? आदमी की जगह रोबोट से काम कराया जाए। 100 आदमी हटा के 2 रोबोट उतना काम आपको कर देगा। आदमी कहाँ जाएगा? रोबोट को तो आप स्टॉप कर सकते हैं,
लेकिन आदमी जो है आपको कुछ से कुछ एक्टिविटी करेगा ही। पटना कॉलेज में क्लास में लेक्चर देते समय में एक बार ऐसा समय आया कि पता चला कि अब पटना में आ, रुपया निकासी के लिए बैंक जाना नहीं होगा, कहीं से भी आप एटीएम से रुपया निकाल सकते हैं। उस जमाने में एटीएम कोई देखा भी नहीं था बिहार में, या भारतवर्ष में भी एटीएम की सुविधा बहुत ही लिमिटेड हुआ। आज क्या हो गया, एटीएम बनाने का कारखाना भारत में खुला हुआ है। जो एटीएम मशीन बनता है तो एटीएम मशीन बनाने का कारखाना है। वो इतना एटीएम तैयार कर दिया है कि कोई ऐसा जगह नहीं है, गांव नहीं है, शहर नहीं है जिसके कि करीब में एटीएम नहीं। और एक बैंक नहीं, वाणिज्य बैंक कई हैं, हर बैंक का एटीएम रखता है। कहीं कहीं देखिएगा कि एसबीआई एटीएम है, पंजाब नेशनल एटीएम है और इंडियन बैंक एटीएम है। हमने उस समय भी कहा था कि बिहार में एटीएम आप लगा रहे हैं, रोजगार नहीं है, युवा परेशान आपको इसलिए नहीं कर रहा है कि उसका पलायन हो गया है और कहाँ चला गया है, आसाम, मेघालय, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा। इसलिए कुछ शांति है। अगर सारे युवा को जो लौटाने की बात कर रहे हैं, अभी हमारे यहाँ एक युवा नेता हैं, आप लोग के नाम जानते होंगे उनका, प्रशांत किशोर, वो जो बार बार कहते हैं कि लौट के आ जाएगा तो यहाँ 15,000 रुपये का नौकरी मिल जाएगा। अरे 15,000 रुपये का नौकरी क्या कर रहे हैं? अमेरिका में एक दिन में 1 घंटे का रेट है, सरकारी रेट है $20। बताइए $20 कितने रुपए के बराबर होगा? अभी कितना है? 71 मान लीजिए, 81 क्या है अभी? 82, 85। 85 इंटू 20 कितना होगा? 170 बताइए। 1700 rupees, 1700 rupees. मतलब 1,700 रुपया। 1,700 रुपया 1 घंटे का कीमत है। हमारे यहाँ क्या है, अभी हाल में मकान में कुछ पेंटिंग उंटिंग कराना था तो पहले आता था तो 500 देता था, इस बार कहा कि 600 लेंगे। वो बढ़ गया है। तो हम तो उतना उसको कुछ बोले नहीं, क्योंकि हम जान रहे हैं कि ये तो 1,700 भी मांग सकता है। अगर अमेरिकन स्टाइल का वो पेंटर है और मशीन उसी में लाए हुए, अमेरिका में क्या है, आप सुबह में बैठे रहिएगा, फोन आएगा आपको कि हम आपके टॉयलेट को साफ करने के लिए, बाथरूम को साफ करने के लिए आ चुके हैं, आप कृपया अपने नीचे जो गार्ड रहता है, जो चढ़ने नहीं देता है ना, 20-20 तल्ला मकान है वहां, 30 तल्ला मकान है, तो नीचे परमिशन परमिशन दीजिए। तो वो फोन करेगा नीचे वाला आपको, आपके फ्लैट का, और तब वो परमिशन देगा, जाओ। और वो क्या है, एक बैग लिए हुआ है, उस बैग में तरह तरह का इंस्ट्रूमेंट है। आया, वो इंस्ट्रूमेंट को निकाला, स्विच दबाया, सब साफ उफ करके क्लीन कर उड़ करके, और उसके बाद फिर नीचे, हाँ, और नीचे पूछा कि हम कार कहाँ पार्क करें, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कनाडा का पॉपुलेशन जो है 3.5 करोड़ है और यूएस का पॉपुलेशन कितना है, तो साढ़े साढ़े 36 करोड़। भारत का पॉपुलेशन क्या है, 141 करोड़। प्रोपोर्शन देखिए। तो आदमी ना है, हम लोग आदमी का संख्या देख रहे हैं, जिसके लिए पृथ्वी है, जिसके लिए सिविलाइजेशन है, जिसके लिए सारा काम हो रहा है। अब वहां काम के बारे में सरकार नियम बनाई हुई है कि मिनिमम वेज क्या होगा। तो मिनिमम वेज होगा $20। अभी 2024 का एक्ट बता रहे, 2024 का एक्ट है यूएस में कि मिनिमम वेज होगा $20 पर आवर। हमारे देश में, स्पेशली बिहार में, पटना कॉलेज में जब हम हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे तो एक सर्वे कराए थे,
बेगर्स इन बिहार। और पूरे बिहार से लड़के पटना कॉलेज में पढ़ते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जगह से दो दो लड़के आते हैं मिल करके एक क्लास में। तो सब जगह का सर्वे हुआ। अब सर्वे में आया कि बेगर को 300 से 325 रुपया पर डे प्राप्त होता है, एक बेगर। स्मार्ट बेगर मतलब कि वो अच्छा है, लेकिन पूरे हाथ में कपड़ा लपेट के खून का रंग लगा हुआ के बैठा हुआ है। एक औरत है जो ठेलते हुए ले जा रही है, दे दे राम दिला दे राम। उसका इनकम जो है, फिर आप देखेंगे हनुमान मंदिर के पास आप जाते हैं, आपके भीतर में स्वतः हो जाता है कि हम कुछ ना कुछ देना चाहिए, और आप देते हैं। बहुत कम ऐसा आदमी होगा जो न देने वाला हो, तो जाएगा ही नहीं। अगर आपको थोड़ा सा भी है तो देते हैं। इस तरह से 300 300 से 250 के बीच, 350 के बीच में पर डे उसका अर्निंग। और सरकार के, जो बिहार सरकार का उस समय का रेट था 285 रुपया पर डे का, 285 रुपया। अब 285 रुपया सरकार के किसी काम को करे, रोड पर इधर उधर जाए, अब बेगिंग करे, तो उससे उसको ज्यादा हो जाता है। हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय आय में बेगिंग जो है नहीं रोजगार माना जाता है। रोजगार का मतलब होता है कि किसी चीज का आप उत्पादन कीजिए, किसी चीज में उपयोगिता बढ़ाइए, देश के राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, और उस तरह के कार्य को राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाएगा। आप भीख मांग लीजिए, चोरी कर लीजिए, जुआ से प्राप्त कीजिए, ये सब राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता है। तो बेगर्स जो है वो भले ही वो 300 350 कमा लेता है, ऐसा नहीं कि बेगर अमेरिका में नहीं है, कनाडा में नहीं है। हम कनाडा में देखे हुए हैं बेगर को, एकदम बेगिंग कर रहा है। मॉल में हम लोग अगर नाश्ता कर रहे हैं, कॉस्टली नाश्ता है, तो हर आदमी पूरा खाता नहीं है, वो तो पूरा एक पैकेट में देता है। तो वहां फेंकना नहीं है, एक टेबल रखा हुआ है उसी मॉल के किनारे में, जहाँ खा रहे हैं वहां, तो उसी टेबल पर जाके उसको रख दीजिए। और हमको चूंकि टेस्ट वहां का अच्छा लगता नहीं था, और डर भी एक भीतर लगा रहता था कि किस में क्या मिलाया हुआ हो, तो उसको हम रख दिए जाके, थोड़ा सा खा रख दिए। तुरंत देखे कि एक आदमी पैंट शर्ट सब पहने हुआ है और गरीब देखने में लग रहा है, दाढ़ी उड़ी बढ़ाओ, आया वहीं पर लेके निकाल के खा रहा है। हम लोग क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं इसमें, कूड़ादान में, तो वो खाना बर्बाद हो जाता है। वहां क्या है कि अगर आप नहीं खा पाए तो आप उस टेबल पर रख दीजिए, बहुत ऐसा आदमी है जो उसको खा लेगा। तो बेगर तो वहां भी है, वहां भी चरसी है, वहां भी भंगेड़ी है, वहां भी गजेड़ी है, ऐसा नहीं कि नहीं है। वहां तो और भी मुश्किल है कि अगर आप मेट्रो में जा रहे हैं और आपके पास में एक भी डॉलर नहीं है, आप पकड़ लिया वो उस तरह का आदमी, तो आपको मार देगा अगर एक भी डॉलर नहीं मिला तो कहता है कि पॉकेट में बराबर $5 रखे रहिए, तो क्या आएगा इसे $5 अभी करके चलेगा। तो कहता है कि इनकम से उत्पादन हो, वैसे ही इनकम को करना है। हम अपने बिहार के यूथ को या देश के यूथ को ऐसे कार्य को करने के लिए दें जिससे उसको तुरंत रोजगार प्राप्त हो, उससे आमदनी हो, और देश के उत्पादन में भी वृद्धि हो। तभी हमारा राष्ट्रीय आय बढ़ेगा, राष्ट्रीय उत्पाद बढ़ेगा। इसलिए अभी हम लोग जानते हैं कि कुछ समय पहले कांग्रेस के जमाने में एक नियम था, ट्रिकल डाउन। ट्रिकल डाउन का मतलब है कि ऊपर से कुछ पैसा गिराइए नीचे, गरीब लोग लेगा और वो संतुष्ट हो जाएगा, उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। ऐसा हुआ नहीं, ट्रिकल डाउन फेल कर गया। और व्यक्ति में सब कुछ हो जाता है, लेकिन हर व्यक्ति में एक सेल्फ रेस्पेक्ट होता है, सेल्फ एस्टीम होता है। अपने बारे में उसको ये बराबर रहता है कि कोई हमारे काम को अच्छा कहे, हमें जो अच्छाई है लोग उसको देखे। ऐसा नहीं कि आप ऊपर से कुछ पैसा गिरा दीजिए और उससे वो संतुष्ट हो जाएगा। तो फिर आप विकसित भारत और 2047 का भारत का जो कह रहे हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं रह पाएगा। अगर इसी तरह से अनएम्प्लॉयमेंट का एक बड़ा सा झुंड है। अब अनएम्प्लॉयड जो व्यक्ति होता है, उसमें सबसे बड़ी बात क्या है
उसमें एनर्जी रहता है, युवा है, एनर्जी रहता है। आप देखिएगा, हम लोग तो देखे, 50 साल से हम पढ़ा रहे हैं, स्ट्राइक हो गया स्टूडेंट का, तो स्टूडेंट गांधी मैदान से चला, और लेफ्ट साइड में बहुत सारा दुकान है जो खूब शीशा का बड़ा सा दरवाजा बनाया रहता है, चमचम करता रहता है, बस वो रॉड लिए हुआ है, अब वो मारते चला जा रहा है, और डरे कोई उसको छू नहीं रहा है, मारते मारते पटरा मार्केट तक पहुंच गया, वहां तोड़ते तोड़ते तब आया यूनिवर्सिटी में और सबको एकत्रित किया। हम लोग के क्लास में भी आया, कही लड़का निकलो, तो हम लोग रजिस्टर बंद किए, निकल गए। ऐसा नहीं कि कहें उससे फाइट करें, क्योंकि वो दूसरे मूड में है। और वही चीज अभी आप आंख से देखे, जो बगल में हम ही लोग का टुकड़ा निकल करके चला गया था पाकिस्तान में, और पाकिस्तान से टुकड़ा बन के अलग हो गया। कौन देश है? बांग्लादेश। हैं? बांग्लादेश। बांग्लादेश। बांग्लादेश का जो भीड़ आप देखे, प्राइम मिनिस्टर सिक्योर नहीं है। यहाँ भी कुछ लोग थे जो पॉलिटिकल पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी या अदर पार्टी, आप पार्टी, सबका भाषण आप सुनिए, तो बोलता था अब वो दिन दूर नहीं है जो ऐसा ही होगा जैसा वहां हुआ है। ये बात का बीच में चलने लगा। तो पॉलिटिशियंस अगर सही होते तो पूरे विश्व में 90 देश ऐसा है एकदम गरीबी के हालत में। पूरे देश में बहुत सारा ऐसा कंट्री है जिसके ऊपर IMF IBRD का लोन है। भारत एक ऐसा देश है कि IMF का 0 लोन हम लोग के पास। हम लोगों ने उसका सारा का सारा जो कर्जा कांग्रेस के जमाने लिया गया था, सबको वर्तमान सरकार उसको पेमेंट कर दी। IMF का हम लोगों के ऊपर कर्ज क्या है? 0। तो ये अच्छी बात है, नहीं तो उसका ब्याज दर 10% है, और हमारा बहुत सारा इनकम जो है उसमें चला जाएगा। तो इसलिए हमारा मानना है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन इंडिया का सही उपाय क्या होगा, ये ढूंढना है। ट्रिकल डाउन थ्योरी को रिजेक्ट करना है, और महात्मा गांधी के रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, महात्मा गांधी और नेहरू में क्या अंतर है? नेहरू चाहते थे इंडस्ट्रियलाइजेशन इन टाउन। टाउन नहीं है तो जंगल काट के टाउन बनाओ। बोकारो जो है, बोकारो सुनते हैं ना, चला गया अभी दूसरे राज्य, पहले बिहार में ही था। तो बोकारो में जंगल काट करके वो बना दिया। कर्ज लेकर के नेहरू ने कर्ज लिया, सोचिए, जबकि बहुत सारा फंड अंग्रेज छोड़ के गया हुआ था। फिर भी पंडित नेहरू ने कर्ज लिया, किससे? रूस से लिया, जर्मनी से लिया, इंग्लैंड से लिया, और क्या लगाया? लार्ज स्केल आयरन स्टील इंडस्ट्री। उसका मेथड जो होता है, जो आप लगाए, वो मेथड कांस्टेंट होता है कि फ्लक्चुएटिंग होता है? जो मेथड लग गया उसको तुरंत आप बदल सकते हैं? नहीं। नया एकदम आकाश में बड़ा हुआ चिमनी, जहां से धुआं निकलेगा, आयरन स्मेल्टिंग प्रोसेस, लोहा को गलाने का काम किया जाएगा। वो जो टेक्नोलॉजी आप लाए वो 5 साल में हो गया आउटडेटेड। आ गया यूरेनियम से लोहा गलाना। हम लोग क्या कर रहे हैं? कोयला से जला के लोहा। अब कोयला का क्वांटिटी जो है, और बेस्ट कोयला भी हमारे यहाँ बहुत नहीं है, खर्च हो चुका है। कोयला का अगर सप्लाई बंद हो गया, कोयला के खान में अगर स्ट्राइक हो गया, कोयला का मजदूर अगर मान लीजिए वो स्ट्राइक पर है, तो क्या करेगा वो? काम बंद हो जाएगा। कोयला सस्ता होगा कि यूरेनियम सस्ता होगा? यूरेनियम फास्ट करेगा कि कोयला फास्ट करेगा? अब देखिए, 1974 में जब हम क्लास में लेक्चर दे रहे थे पटना कॉलेज में, 50 साल से पढ़ा रहे हैं, हमने उस समय कहा था कि भारत जो है 1974 में आयरन स्टील प्रोडक्शन में चाइना से ज्यादा है, चाइना से सुपीरियर है। और चाइना से वहां एक टीम आई इंडिया में, ये पता लगाने के लिए कि कौन सा टेक्नोलॉजी है जो इतना ये लोहा बना करके बेच रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। चाइना का टीम आया, पूरा सब जगह सर्वे किया,
बड़ा बड़ा जो आयरन स्टील इंडस्ट्री हम लोग दिखलाए उसको, ये देखिए बोकारो, ये भिलाई, ये दुर्गापुर, वो सब देख उख लिया, रिपोर्ट दिया कि वहां दिया कि डोंट यूज इंडियन टेक्नोलॉजी ऑफ आयरन स्मेल्टिंग, इट विल बी लॉस, कॉस्ट ज्यादा है और अर्निंग कम होगा आपको। प्राइस प्राइस जो आयरन स्टील का होगा वो इंटरनेशनल मार्केट से गवर्न होता है। अगर आप ज्यादा प्राइस लीजिएगा तो बाहर से लोहा मंगा लेगा। चाइना ने रिजेक्ट कर दिया इंडियन टेक्नोलॉजी और उसने क्या लगाया, मिनी स्टील प्लांट, जिसका कि गेस्टेशन पीरियड का मतलब होता है भ्रूणावस्था। जैसे माँ के गर्भ में बच्चा कितना महीना रहता है, 9 महीना। अगर माँ जो है हथनी है तो कितना साल रहेगा पेट में, है 2 साल। तो हमारे यहाँ जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री लगाया गया था उसका चिमनी स्टार्ट होने में ही वर्षों लग गया। प्लस पब्लिक सेक्टर में था तो जितने मजदूर हैं सबके लिए फ्लैट बनाओ, जितने ऑफिसर हैं सबके लिए फ्लैट बनाओ, फ्लैट बना दिए, हॉस्पिटल बनाओ, स्कूल बनाओ। ये सारा काम करते करते कॉस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गया, बढ़ गया, कॉस्ट बढ़ गया और प्रॉफिट घट गया। अचानक पाया गया कि ऑल पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर अंडर लॉस, कर देना पड़ा। दूसरी ओर चाइना क्या किया कि स्मॉल आयरन स्मेल्टिंग इंडस्ट्री स्मॉल स्केल लेवल पर बहुत सारे जगहों पर एक साथ खोला। अच्छा महीना के अंदर प्रोडक्शन शुरू, और इतना प्रोडक्शन होने लगा कि इंडिया जो है चाइना से आयरन स्टील इंपोर्ट करने लगा। अब ये बात हम लोग तो थ्योरेटिकल जानते हैं और पढ़ाते हैं, लेकिन पटना में ही एक जगह है आपको नवादा साइड में कहीं पर, जहाँ की लोहा का अलमीरा, झूला, लोहा का बहुत सारी चीज बनता है। वो डायरेक्ट चाइना से मंगवाता है लोहा, इंपोर्ट करता है। वो जो बनाता है झूला, झूला भी कॉस्टली झूला, वो थोड़ा सस्ता हो गया। सारे स्कूल में झूला सप्लाई हो रहा है। हमको जब पता चला तो हम भी 2 झूला लिए, एक नीचे रूम में रखे हुए हैं, वो छत पर रखे हुए हैं। यहाँ वाला झूला पूछने जाइए तो 3 गुना दाम है, क्योंकि यहाँ का लोहा है। आई लोहा डायरेक्ट वहीं से इंपोर्ट किया, लोहा लाके बनाया। वहां का लोहा सस्ता है क्योंकि उसका प्रोडक्शन कॉस्ट कम है। इसलिए भारत में रोजगार बढ़ाना, भारत में रोजगार सृजन करना, ये सबसे फर्स्ट टास्क सरकार के सामने होना चाहिए। और युवा क्या चाहता है ये प्रोफेसर से ज्यादा पॉलिटिशियन नहीं जानता है। पॉलिटिशियन हमारे ही युवा को बहका के ले जाता है और जय जय झंडा करवाता है, क्लास बंद करा के ले जाता है। सब जगह क्लास बंद कर दीजिए, इतना ही युवा निकलेगा कि भारत को आजाद करा देगा अंग्रेज से। आपको याद होगा गांधी जी ने यही कहा था कि स्कूल छोड़ो, छोड़ दिया स्कूल सब और देश को आजाद करा के छोड़ा। हमारे बिहार के जो दूसरी बार पूरे भारतवर्ष में संपूर्ण क्रांति किनका लाया हुआ है, श्री जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति, वो जयप्रकाश नारायण का जो संपूर्ण क्रांति शुरू हुआ 74 का समय है, 74 75, और उसी अवधि में पूरे भारतवर्ष में ये फैल गया। बिहार ही उसमें लीडर था और वो बूढ़े हो चुके थे, फिर भी वो लीड किए और ले गए और दिए कि सत्ता जो है, जो सत्ताधारी पार्टी उस समय कौन थी, श्रीमती इंदिरा गांधी थी प्राइम मिनिस्टर। देश में इमरजेंसी लगाई थी, संविधान को का सारा धारा को चूर चूर कर दी थी। वो उसी समय में उनका पूरे भारतवर्ष का लोग सपोर्ट किया, दिल्ली में जा करके बोले
जनता आती है, गर्दी छोड़ो। जैसा हम लोग देख रहे हैं बगल के राज्य में, ठीक उसी तरह से था। और हम लोग कॉलेज में थे, चारा और सब पूरा लड़का सब निकल गया बाहर। कितने लड़के ने अपना ग्रेजुएशन का परीक्षा छोड़ दिया, बर्बाद हो गया उसका कैरियर। लेकिन लग गया, लग करके सरकार गिरा दी, नया सरकार बना। क्यों किया? क्योंकि आप युवा वर्ग को ट्रेन में विदाउट टिकट चलने के कारण पकड़ करके उसका नसबंदी कर दी। आपको लगा कि कर देंगे तो शांत रह जाएगा। पूरे देश में फैल गया बात कि रेलवे में बिना टिकट चलने वाले अधिकांशतः युवा होते हैं, और नहीं तो ओल्ड भिखारी होता है, पुजारी होता है। क्योंकि हम देखे हैं कि ट्रेन में पुजारी भिखारी जो रहता है वो दोनों निर्भीक है, ले जाओगे तो ले जाओ, तो उसको नहीं टच करता है। लेकिन युवा जो है उसको टच करेगा कि टिकट दिखाओ। आज देखिए कहीं भी एग्जामिनेशन होता है बैंक का, और ट्रेन में ऊपर नीचे भरा हुआ, तो ऊपर बैठ नहीं पाता है क्योंकि बिजली का है। पहले ऊपर भी बढ़ जाता था, इतना बढ़ जाता था कि ट्रेन का स्पीड स्लो हो जाता था, इतना लोड हो जाता था। उसको कोई टिकट चेक करता था? उसी समय में बहुत सारे बिहार के युवा जो दिल्ली घुमाते थे। फैक्ट्स आपको बताते हैं। गया, वहां परीक्षा भी दिया, दिल्ली भी घूम लिया, फिर उसी तरह से भीड़ में चढ़ के चला आया। कहा गया आपका लॉ एंड ऑर्डर? लॉ एंड ऑर्डर किसके लिए? सिविलाइज पर्सन के लिए। लॉ एंड ऑर्डर किसके लिए? नौकरी वाले व्यक्ति के लिए। लॉ एंड ऑर्डर किसके लिए? नेता के लिए है। लॉ ऑर्डर किसके लिए है? रिच पर्सन के लिए है। जो बेरोजगार है और युवा है, उसके आंख के सामने में केवल रोजगार नजर आता है। और इसलिए सरकार को फर्स्ट प्रायोरिटी रोजगार देने का है। कितना जल्दी रोजगार दे, उसी का उपाय जो है हम लिखने जा रहे थे। आप लोग आ गए तो लिखने के बजाय हम बोल ही दिए हैं। अब इसको ऑफ करेंगे, फिर अब लिखने के लिए दूसरा समय